नमस्कार दोस्तों। जिस बहू को सब संस्कारी समझते थे वही बंद दरवाजों के पीछे अपनी सास पर जुल्म ढा रही थी। लेकिन एक दिन ऐसा सबूत मिला जिसने पूरे मोहल्ले को हिलाकर रख दिया। उत्तर भारत के एक छोटे से कस्बे में गोविंद प्रसाद का परिवार पूरे मोहल्ले में एक आदर्श परिवार माना जाता था। 55 वर्षीय गोविंद प्रसाद अपने कपड़ों की दुकान के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। उनकी पत्नी शारदा देवी सरल, धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा आदित्य और छोटा बेटा विवेक। आदित्य की शादी 3 वर्ष पहले शहर के एक संपन्न परिवार की लड़की नंदिनी से हुई थी। शादी बड़े धूमधाम से संपन्न हुई थी। नंदिनी खूबसूरत, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। शुरुआत में मोहल्ले के लोग कहते थे, गोविंद प्रसाद जी की तो किस्मत खुल गई, उन्हें इतनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। शादी के शुरुआती महीनों में सब कुछ सामान्य रहा। नंदिनी घर के कामों में भी हाथ बटाती थी, पर जैसे जैसे समय बीतता गया उसके स्वभाव का दूसरा पहलू सामने आने लगा। वह छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगी। अगर शारदा देवी उसे चाय बनाने के लिए कहती तो वह बड़बड़ाते हुए कहती, मम्मी जी, यह 21वीं सदी है, मैं कोई नौकरानी नहीं हूँ। चाय पीनी है तो आप खुद बना लीजिए, मुझे और भी काम है। शुरुआत में शारदा देवी ने सोचा कि नई बहू है, उसे समय लगेगा, लेकिन यह आदत धीरे धीरे बढ़ती चली गई। आदित्य, जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता था, अक्सर माँ की बजाय पत्नी का ही पक्ष लेता। नंदिनी की एक और इच्छा थी, घर के पैसों पर पूरा नियंत्रण करना। वह बार बार कहती, अब यह पुराना रिवाज नहीं चलेगा कि सास घर का खर्च संभाले। मैं पढ़ी लिखी हूँ, अकाउंटिंग जानती हूँ, इसीलिए घर का पूरा खर्च मैं संभालूंगी। गोविंद प्रसाद जी शुरुआत में चुप रहे, लेकिन नंदिनी ने धीरे धीरे घर की चाबियां और पैसों पर पूरा हिसाब अपने हाथ में ले लिया। उसने आदित्य को भी समझा दिया, अगर मैं खर्च संभालूंगी तो हम पैसे बचा पाएंगे। मम्मी जी तो पुराने ढंग से सब कुछ बर्बाद कर देती है। शारदा देवी के लिए बहुत बड़ी गहरी चोट थी। उन्होंने जीवन भर पूरे घर का खर्च संभाला था, लेकिन अब उन्हें हर छोटी छोटी जरूरत के लिए अपनी ही बहू के से पैसे मांगने पड़ते थे। नंदिनी का व्यवहार धीरे धीरे और कठोर होता गया। वह अपनी सास शारदा देवी को अक्सर ताने मारती, आप तो अनपढ़ है, आपको पैसों की कीमत क्या समझ आएगी, सारा दिन बस पूजा पाठ करती रहती हैं। कभी कभी तो वह रिश्तेदारों के सामने भी शारदा देवी को नीचा दिखा देती। वह कहती, देखिए ना, मम्मी जी को मोबाइल तक चलाना नहीं आता। ये बातें शारदा देवी के दिल को चीर जाती, लेकिन वह चुप रहती, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर उन्होंने कुछ कहा तो बेटा आदित्य उनसे दूर हो जाएगा। समय बीतता गया। नंदिनी का रवैया अब केवल सास तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उसने पूरे घर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली। आदित्य सुबह दुकान चला जाता और शाम को घर लौटता। दुकान से थककर आने के बाद वह अक्सर पत्नी की कही बातों पर विश्वास कर लेता। नंदिनी कहती, आपकी मम्मी तो मेरी बिल्कुल इज्जत नहीं करती। देखिए, मैंने उन्हें कितनी बार समझाया कि पैसे बचाइए, लेकिन उनकी आदत ही नहीं बदलती। ऐसी बातें सुनकर आदित्य अपनी माँ पर जल्ला उठता और कहता, माँ, अब आप पुराना ढंग छोड़ दीजिए। नंदिनी सही कहती है, घर अब उसके तरीके से ही चलेगा। शारदा देवी को महसूस होने लगा कि उनका बेटा दिन ब दिन उनसे दूर होता जा रहा है। विवेक कॉलेज में पढ़ता था। वह यह सब देखकर बड़ा दुखी हो जाता, लेकिन बड़ा भाई और पिता हमेशा नंदिनी का ही पक्ष लेते। एक शाम उसने माँ से कहा, माँ, आप हर बात क्यों सह लेती हैं? भैया को समझाइए। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने धीरे स्वर में कहा, बेटा, अगर मैंने कुछ कहा तो तुम्हारा भाई मुझसे और दूर हो जाएगा। मैं अपने घर का सुख चैन बिगाड़ना नहीं चाहती। विवेक चुप हो गया, लेकिन उसके मन में अपनी भाभी के प्रति गुस्सा लगातार बढ़ने लगा। मोहल्ले में धीरे धीरे बातें फैलने लगी। औरतें आपस में कहने लगी, गोविंद प्रसाद जी की बहू तो बड़ी अकड़ू है, अपनी सास को तो कुछ समझती ही नहीं। आजकल की जवान लड़कियां ऐसी ही होती हैं। लेकिन कोई भी उसके सामने कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। बाहर की दुनिया में नंदिनी खुद को बहुत सलीकेदार और समझदार दिखाती थी। वह पूजा पाठ में हिस्सा लेती, पड़ोसी से मीठा बोलती और सबको यही लगता कि उसे कितनी अच्छी बहू मिली है। एक दिन शारदा देवी ने अपने मायके से आए भाई को घर पर भोजन के लिए रोक लिया। यह सुनते ही नंदिनी आग बबूला हो गई। वह बोली, मम्मी जी, आपने मुझसे पूछे बिना किसी को क्यों बुला लिया? अब सारा खाना मुझे बनाना पड़ेगा। शारदा देवी ने शांत स्वर में कहा,
2 रोटियां ज्यादा बन जाएगी तो क्या हो जाएगा। इस पर नंदनी तुनक कर बोली, आपको लोगों को बुलाने की आदत है, लेकिन अब यह सब नहीं चलेगा। मेरे ससुराल में कोई मेरे नियम तोड़ेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। इतना कहकर उसने गुस्से में बर्तन पटक दिए। बेचारे मामा जी शर्मिंदा होकर थोड़ी ही देर में वापस लौट गए। कुछ दिनों से मोहल्ले में चर्चा और भी तेज हो गई, लेकिन गोविंद प्रसाद जी फिर भी चुप रहे। नंदिनी ने धीरे धीरे नया तरीका अपनाया। वह सास को हर छोटी छोटी बात पर ताने देने लगी। वह कहती, आपकी वजह से ही मेरा जीवन खराब हो रहा है। आप पढ़ी लिखी नहीं हैं, इसीलिए मेरे हर काम में अड़चन डालती हैं। आप चाहती हैं कि मेरा और आदित्य का झगड़ा हो। कभी कभी वह आदित्य को बहलाकर माँ के खिलाफ भी भड़काती और कहती, आपकी माँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करती। वह चाहती है कि आपका मन मुझसे हट जाए। आदित्य जो अपनी पत्नी के प्रेम में पूरी तरह अंधा हो चुका था, माँ को ही दोषी मानने लगा। दिन प्रतिदिन यह सब बढ़ता गया, लेकिन शारदा देवी सब कुछ सहती रही। उनके लिए घर का सुख और बेटों की एकता सबसे अधिक महत्वपूर्ण थी। वह अक्सर पूजा घर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे घर में शांति बनाए रखना और मेरी बहू का मन बदल देना। लेकिन जैसे भगवान भी मौन थे। एक दिन विवेक ने अपनी भाभी को माँ पर चिल्लाते हुए देख लिया। उससे रहा नहीं गया। उसने कहा, भाभी, आप मम्मी से इस तरह बातें क्यों करती हैं? मम्मी ने आपको हमेशा अपनी बेटी माना है। इस पर नंदिनी ने तड़ाक से जवाब दिया, तुम्हें बीच में बोलने की कोई जरूरत नहीं है। बड़े लोग हैं, सब समझ लेंगे। विवेक को बहुत अपमानित महसूस हुआ। उसने कहा, भाभी, बड़े लोग तभी समझेंगे, तभी तो यह घर बचेगा। आप जो कर रही हैं वह बिल्कुल सही नहीं है। नंदिनी ने जाकर यह बात आदित्य को बता दी और बोली, देखो, तुम्हारा भाई अब मुझे सिखाने लगा है, उसे रोको। आदित्य ने विवेक को डांटते हुए कहा, तुम्हें भाभी से इस लहजे में बात करने की इजाजत किसने दी? विवेक आहत हो गया और उसने निश्चय कर लिया कि पढ़ाई पूरी होते ही वह नौकरी के लिए शहर चला जाएगा। अब घर में केवल नंदिनी, आदित्य और उनके बूढ़े माँ बाप रह गए। इससे शारदा देवी का मन और भी टूट गया। जिस बेटे को उन्होंने गोद में खिलाया था, वही आज उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रात को जब वह आंगन में अकेली बैठती तो सोचती, क्या यही बहू बेटे का प्यार होता है? क्या मैंने जीवन भर जो संस्कार दिए वे सब व्यर्थ हो गए? उनकी आंखों से आंसू बहने लगते। दूसरी ओर नंदनी बाहर की दुनिया के सामने खुद को एक संस्कारी, सलीकेदार और आधुनिक बहू के रूप में प्रस्तुत करती। मोहल्ले की औरतें जब कभी मिलने आती तो वह उन्हें चाय बिस्कुट परोसते हुए कहती, मम्मी जी तो मेरे लिए भगवान के समान है। मैं तो हमेशा उनकी सेवा करती हूँ। उसकी बातें सुनकर लोग उसकी तारीफ करते और कहते, गोविंद प्रसाद जी को कितनी समझदार बहू मिली है। लेकिन घर के बंद दरवाजों के भीतर का सच बिल्कुल अलग था। जैसे ही मेहमान चले जाते, उसका चेहरा बदल जाता और वह शारदा देवी पर बरस पड़ती। वह कहती, अब जरा ढंग से क्यों नहीं बैठती? बाहर वाले क्या सोचते होंगे, आप मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देती हैं। बेचारी शारदा देवी चुपचाप अपमान सह लेती। अब हालात इतने बिगड़ चुके थे कि नंदिनी हर छोटे बड़े काम में सास को नीचे दिखाने लगी थी। अगर रसोई में नमक थोड़ा कम हो जाता तो वह ताना मारकर, आपसे खाना नहीं बनता, फिर जिद क्यों करती है? अगर कभी शारदा देवी पूजा पाठ में थोड़ा अधिक समय लगा देती तो वह सुनाती, आपको घर की कोई चिंता ही नहीं है, सारा दिन बस घंटी बजाती रहती हैं। ये सब सुन सुनकर शारदा देवी का दिल टूट जाता। गोविंद प्रसाद जी, जो अब उम्र दराज हो चुके थे, सब कुछ जानते हुए भी चुप रहते थे। उन्हें डर था कि यदि उन्होंने बहू का विरोध किया तो कहीं बेटा भी उनसे नाराज न हो जाए। रात को अक्सर गोविंद प्रसाद जी शारदा देवी से कहते, भाग्य का लिखा है, सह लो। आदित्य का मन बहक गया है, समय आने पर वह सुधर जाएगा। लेकिन शारदा देवी जानती थी कि शायद वह समय कभी नहीं आएगा। एक शाम शारदा देवी रसोई में रखी सब्जी में नमक डालना भूल गई। आदित्य ने खाना खाते ही मुंह बना लिया और बोला, क्या बात है माँ, आप नमक ठीक से नहीं डाल पाती? नंदिनी ने तुरंत बात को बढ़ाते हुए कहा, देखिए कितनी लापरवाह है। मैं दिन भर मेहनत करती हूँ और खाना भी ठीक से नहीं बना पाती। गुस्से में उसने थाली जोर से पटक दी और झल्लाते हुए बोली, अगर आपसे नहीं हो सकता तो बैठ जाइए, मुझे क्यों मुसीबत में डालती हैं? इतना कहकर पहली बार उसने अपनी सास की कलाई जोर से पकड़कर उन्हें धक्का दे दिया। शारदा देवी दीवार से जा टकराई। उनकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन उनके मुंह से केवल इतना निकला,
बेटी इतना गुस्सा मत किया करो। इस घटना की भनक पड़ोसियों तक भी पहुंच गई। मोहल्ले की औरतें आपस में बातें करने लगी। गोविंद प्रसाद जी की बहू ने तो हद कर दी, अपनी सास पर हाथ उठा दिया। बुजुर्गों पर हाथ उठाने वाली बहू का घर कभी सुखी नहीं रहता। लेकिन कोई भी सामने आकर कुछ नहीं बोला। सब यही सोचकर चुप रहे कि यह परिवार का मामला है। इस अपमान और मानसिक बोझ के कारण शारदा देवी बीमार पड़ने लगी। उनका खाना पीना कम हो गया और चेहरा पीला पड़ने लगा। डॉक्टर ने जांच के बाद कहा, इन्हें बहुत अधिक चिंता और तनाव है, इनका विशेष ध्यान रखना होगा। यह सुनकर भी नंदिनी ने ताना मारते हुए कहा, बीमारी तो बस बहाना है ताकि सबकी सहानुभूति मिल सके। मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। यह सुनकर शारदा देवी की आत्मा तक रो पड़ी। उन्होंने मन ही मन सोचा, क्या सचमुच गलती मेरी ही है? क्या मैं सबके लिए बोझ बन गई हूँ? इसी बीच विवेक, जो पढ़ाई के सिलसिले में शहर चला गया था, छुट्टियों में घर लौटा। उसने माँ को बीमार देखा तो घबरा गया और बोला, माँ आप इतनी कमजोर कैसे हो गई? शारदा देवी मुस्कुराते हुए बोले, कुछ नहीं बेटा, बस अब उम्र हो रही है। तभी पड़ोस की एक बुजुर्ग महिला ने विवेक को अलग ले जाकर सच्चाई बताई। उन्होंने कहा, बेटा तुम्हारी माँ को तुम्हारी भाभी बहुत परेशान करती है, अब तो उन पर हाथ भी उठाने लगी है। यह सुनकर विवेक का खून खोल उठा। उसने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब वह चुप नहीं बैठेगा। एक शाम शारदा देवी पूजा कर रही थी। गलती से उनके हाथ से दिया थोड़ा सा उलट गया और तेल फर्श पर गिर गया। यह देखकर नंदिनी गुस्से से चिल्लाई, क्या आप घर में आग लगाकर ही मानेंगी? इतना कहकर उसने शारदा देवी को जोर से धक्का दे दिया। शारदा देवी फर्श पर गिर पड़ी और उनके माथे से खून निकल आया। यह देखकर विवेक दौड़कर आया, माँ को उठाया और उसकी आंखों में गुस्से की आग भर उठी। उसने दृढ़ स्वर में कहा, भाभी अब बहुत हो गया। अगर आपने दोबारा माँ पर हाथ उठाया तो मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। नंदिनी एक पल के लिए पीछे हट गई, लेकिन मन ही मन उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर विवेक को इस घर से निकालकर ही दम लेगी। उस रात के बाद विवेक पूरी तरह बदल गया। अब वह हर समय अपनी माँ के साथ रहता। उसने साफ शब्दों में कह दिया, माँ अब आप अकेली नहीं हैं। भाभी चाहे कुछ भी कहे, मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा। विवेक का यह बदला हुआ रवैया नंदिनी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। उसे लगता था कि विवेक के घर में रहते रहते उसकी ताकत को चुनौती मिलने लगेगी। आदित्य जब दुकान से लौटकर घर आता तो नंदिनी उसे तरह तरह की बातें समझाने लगती। वह कहती, देखिए आपका भाई मुझे ताने देता है, वह जानबूझकर मेरे खिलाफ बोलता है। आपकी माँ और भाई मिलकर मुझे घर से निकालना चाहते हैं। आदित्य जो पहले ही पत्नी की मोह में डूबा हुआ था, धीरे धीरे माँ और भाई से दूर होने लगा। एक रात उसने विवेक से कहा, तुम्हें भाभी से इस तरह बहस करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर उन्हें कुछ पसंद नहीं है तो उनकी बात मान लिया करो। यह सुनकर विवेक भड़क गया। उसने कहा, भैया आप आंखें खोलकर देखिए, भाभी माँ को मारती है, उनके माथे से खून तक निकल दिया, और आप कहते हैं कि उनकी हर बात मान लूं। आदित्य गुस्से में बोला, बस अब मैं अपनी पत्नी पर हाथ उठाने या उसकी इज्जत खराब करने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा, चाहे वह मेरा भाई ही क्यों ना हो। धीरे धीरे यह बात पूरे मोहल्ले में फैलने लगी। कुछ लोग कहते, बहू ही घर की इज्जत बिगाड़ रही है, तो कुछ कहते, आजकल की पीढ़ी अलग है, शायद सास ही उसे परेशान करती हो। अब लोग घर के बाहर खड़े होकर कानाफूसी करने लगे। गोविंद प्रसाद जी के लिए यह बहुत शर्मिंदगी की बात थी, लेकिन वे इतने कमजोर हो चुके थे कि कुछ कह ही नहीं पाते थे। नंदिनी ने सोचा कि यदि उसने विवेक को घर से नहीं हटाया तो उसका सारा राज खत्म हो जाएगा। उसने एक नई योजना बनाई। एक दिन उसने जानबूझकर जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। आदित्य दौड़कर आया और पूछा, क्या हुआ? नंदिनी ने आंसू पोंछते हुए कहा, आपका भाई मेरे साथ बदतमीजी करता है, मुझे गालियां देता है और कहता है कि मुझे इस घर से निकाल देगा। आदित्य सन्न रह गया। उसने पूछा, क्या तुम सच कह रही हो? नंदिनी बोली, अगर आप मुझे नहीं बचाएंगे तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी। यह सुनकर आदित्य का खून खोल उठा। उसने विवेक को बुलाकर डांटते हुए कहा, अब बहुत हो गया, अगर तुमने दोबारा भाभी को परेशान किया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। विवेक ने गुस्से में कहा, भैया ये सब झूठ है, माँ की कसम
मैंने भाभी से कभी बदतमीजी तक नहीं की, लेकिन आदित्य अपनी पत्नी की बातों पर ही विश्वास करता रहता। नंदिनी की चालें यही समाप्त नहीं हुई। एक दिन उसने विवेक को धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मुझे तंग करना बंद नहीं किया तो मैं महिला हेल्पलाइन में शिकायत कर दूंगी और कह दूंगी कि तुम लोग मुझे दहेज के लिए प्रताड़ित करते हो। यह सुनकर विवेक दंग रह गया। उसने कहा, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आप ही हमें सताती है और अब हम पर ही आरोप लगाएंगे। नंदिनी ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, सच और झूठ की परवाह कौन करता है? पुलिस आएगी तो बदनामी तुम्हारी होगी, मेरी नहीं। यह सुनते ही शारदा देवी के पैरों तले जमीन खिसक गई। हे भगवान, ये कैसा समय दिखा रहा है तू? अब सच्चा इंसान ही दोषी ठहराया जाएगा। यह सोचकर शारदा देवी का दिल कांप उठा। अब विवेक और शारदा देवी दोनों डर के में जीने लगे। वे सोचने लगे, अगर पुलिस आ गई तो नंदिनी ने झूठा आरोप लगा दिया तो समाज भी उसी का साथ देगा। विवेक अक्सर अपनी माँ से कहता, माँ, मैं कसम खाता हूँ कि भाभी की इस साजिश को नाकाम करके रहूंगा। लेकिन शारदा देवी डर से कांप उठती और कहती, बेटा, कहीं ऐसा न हो कि झूठे आरोप में मुझे जेल जाना पड़े। मैं तो बूढ़ी हो चुकी हूँ, लेकिन तेरा जीवन बर्बाद नहीं होना चाहिए। एक दिन हालात इतने बिगड़ गए कि गोविंद प्रसाद जी भी फट पड़े। उन्होंने आदित्य से कहा, बेटा, तू इतना अंधा क्यों हो गया है? तेरी पत्नी इस घर को तोड़ रही है। अगर तूने अब भी आंखें नहीं खोली तो यह घर बर्बाद हो जाएगा। आदित्य गुस्से में बोला, पापा, अब आप भी मेरी पत्नी के खिलाफ हो गए। आप सब मिलकर मुझे उससे दूर करना चाहते हैं। यह सुनकर गोविंद प्रसाद जी ने सिर पकड़ लिया। उन्हें लगने लगा कि उनका परिवार अब बिखरने ही वाला है। नंदिनी ने इसके बाद अगला कदम उठाया। उसने मोहल्ले की औरतों को इकट्ठा करके कहा, देखिए, ये लोग मुझे रोज ताने देते हैं, मुझसे नौकरानी की तरह काम करवाते हैं, मुझे भरपेट खाना तक नहीं देते। उनकी बातें सुनकर कई औरतें दंग रह गई। कुछ ने कहा, यह तो सचमुच अत्याचार है, अब पंचायत बुलानी ही पड़ेगी। इस तरह नंदिनी ने अपनी चालाकी से मोहल्ले के लोगों को भी अपने पक्ष में करना शुरू कर दिया। उसने मोहल्ले की औरतों को भड़काकर पंचायत बुलाने का दबाव बनाया। मोहल्ले के बुजुर्गों ने कहा, गोविंद प्रसाद जी, अब यह मामला केवल आपके घर तक सीमित नहीं रहा, यह पूरे मोहल्ले की इज्जत का सवाल बन गया है। हमें बैठकर इसका फैसला करना ही पड़ेगा। मजबूरी में गोविंद प्रसाद जी पंचायत के लिए तैयार हो गए। पंचायत की तारीख तय हुई। जिस दिन पंचायत बैठी उस दिन पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। औरतें, मर्द और बच्चे सभी यह जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर गोविंद प्रसाद जी के घर में चल क्या रहा है। चौपाल के बीचों बीच चारपाइयां बिछा दी गई। एक तरफ गोविंद प्रसाद जी, शारदा देवी और विवेक बैठे थे, जबकि दूसरी तरफ आदित्य और नंदिनी बैठे थे। पंचायत के मुखिया ने कहा, देखो भाई, यह मामला एक परिवार का जरूर है, लेकिन अब मोहल्ले की इज्जत से भी जुड़ गया है, इसीलिए जो भी कहना है सच सच कहना। नंदिनी ने आंसू बहाते हुए अपनी बात शुरू की, भाइयों और बहनों, मैं इस घर की बहू हूँ, लेकिन मुझे यहाँ कभी बेटी का दर्जा नहीं मिला। मेरी सास मुझे हर समय ताने देती है, देवर मुझे नौकरानी समझता है, मुझसे दिन भर घर का काम कराया जाता है और मुझे भर पेट खाना तक नहीं दिया जाता। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि कई औरतों की आंखें नम हो गई। उनमें से एक बोली, बेचारी कितनी तकलीफ में है। आदित्य भी उदास हो चेहरा बनाकर बोला, हाँ, मेरी पत्नी सच कह रही है। मेरी माँ और मेरा भाई हमेशा इससे परेशान करते हैं। यह सुनकर विवेक से रहा नहीं गया। वह तुरंत खड़ा हुआ और ऊंची आवाज में बोला, भाइयों और बहनों, सच्चाई बिल्कुल इसके उलट है। विवेक ने कहा, भाभी ने मेरी माँ को इतना सताया है कि उनकी तबीयत तक बिगड़ गई। उन्होंने माँ को धक्का दिया जिससे उनके माथे से खून तक निकल आया। अगर आप चाहे तो मोहल्ले की काकी जी से पूछ सकते हैं, उन्होंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। यह सुनते ही लोगों की निगाहें काकी जी की ओर मुड़ गई। काकी जी, जो बगल के मकान में रहती थी, बोली, हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा है। उस दिन बहू ने दिया गिर जाने पर अपनी सास को जोर से धक्का दे दिया था। बेचारी गिर पड़ी थी, उनके माथे से खून निकल आया था। यह सुनते ही माहौल अचानक बदल गया। लोगों ने नंदिनी की ओर संदेह भरी नजरों से देखना शुरू कर दिया। अब तक चुप बैठी शारदा देवी भी बोल उठी। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कहा, भाइयों, मैंने कभी इस घर की बहू को अपनी बेटी से कम नहीं समझा, लेकिन इसने मेरे बुजुर्ग होने का फायदा उठाया, मेरे हाथ से घर की चाबियां और पैसों का अधिकार छीन लिया, मेरा सुख चैन छीन लिया।
मैंने सब कुछ इसीलिए सह लिया क्योंकि मैं अपने घर का नाम खराब नहीं करना चाहती थी। लेकिन अब जब मेरी ही इज्जत मिट्टी में मिल रही है तो सच बताना जरूरी हो गया है। उनकी दर्द भरी आवाज ने पूरी पंचायत को झकझोर दिया। पंचायत के बुजुर्गों ने नंदिनी से कहा, बहू, तुम्हारे खिलाफ गवाह भी है और तुम्हारी सास की हालत भी सबके सामने है। अगर तुम सचमुच निर्दोष हो तो अपने पक्ष में कोई सबूत दो। नंदिनी घबरा गई। उसने तुरंत कहा, ये सब लोग मिलकर मुझे फंसा रहे हैं क्योंकि मैं घर की चाबियां संभालती हूँ। लेकिन अब लोग उसकी बातों पर विश्वास नहीं कर रहे थे। अब तक आदित्य आंख मूंद कर अपनी पत्नी का साथ देता आया था, लेकिन इस बार वह भी थोड़ा विचलित हो गया। उसने मन ही मन सोचा, अगर पड़ोस की काकी जी भी यही कह रही है तो कहीं न कहीं सच्चाई जरूर होगी। उसने अपनी पत्नी की ओर देखा, लेकिन नंदिनी की आंखों में घबराहट देखकर उसका विश्वास डगमगा गया। पंचायत ने फिलहाल यह निर्णय सुनाया कि यदि नंदिनी सचमुच इस घर को जोड़कर रखना चाहती है तो उसे अपनी सास से माफी मांगनी होगी, और यदि भविष्य में ऐसी कोई हरकत दोबारा हुई तो मामला सीधे थाने तक पहुंचाया जाएगा। नंदिनी ने अनमने मन से सिर झुका लिया। उसने जुबान से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन कसम खा ली, यह पंचायत मुझे नीचे दिखा सकती है, लेकिन मैं हार मानने वाली नहीं हूँ। अब मैं ऐसी चाल चलूंगी कि कोई मुझे पकड़ भी नहीं पाएगा। पंचायत के बाद कुछ दिनों तो घर का माहौल शांत रहा। नंदिनी बाहर से नरम स्वभाव का दिखावा करने लगी। वह सास के सामने मीठा बोलती और पति के सामने सेवा भाव दिखाती, लेकिन भीतर ही भीतर उसके मन में बदले की आग धधक रही थी। वह सोचने लगी, मुझे सबके सामने नीचे दिखाया गया है, अब मैं ऐसा वार करूंगी कि कोई संभल भी नहीं पाएगा। एक रात जब घर के सभी लोग सो चुके थे, नंदिनी ने आदित्य से कहा, देखो, मैं तुम्हारे साथ खुश रहना चाहती हूँ, लेकिन इस घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है। तुम्हारी माँ और तुम्हारा भाई हर समय मुझे गलत साबित करने की कोशिश करते रहते हैं। नंदिनी ने कहा, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो अलग किराए का मकान ले लो, हम दोनों अलग रहेंगे। यह सुनकर आदित्य चौंक गया और बोला, लेकिन माँ बाप को छोड़ दूं, यह कैसे हो सकता है? नंदिनी गुस्से में बोली, अगर तुम अलग नहीं रह सकते तो मैं अपने मायके चली जाऊंगी, वहां कम से कम मुझे इज्जत तो मिलेगी। आदित्य असमझ में पड़ गया। उसका मन पत्नी और माँ के बीच छुलने लगा। धीरे धीरे विवेक को भी पता चल गया कि उसकी भाभी अब उसके भाई को परिवार से अलग करने पर तुली हुई है। उसने माँ से कहा, माँ, अगर भैया अलग चले गए तो आप और पापा अकेले पड़ जाएंगे। मैं पढ़ाई छोड़कर नौकरी ढूंढ लूंगा ताकि आपके पास रह सकूं। शारदा देवी ने बेटे के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, नहीं बेटा, तो अपनी पढ़ाई पूरी कर, भगवान सब ठीक करेगा। लेकिन उनकी आंखों से बहते आंसू साफ बता रहे थे कि हालात बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। इसके बाद नंदिनी ने एक और साजिश रची। उसने अपनी बाह पर खुद ही नाखूनों से खरोंचे डाल दी। फिर आदित्य से बोली, देखो, तुम्हारा भाई मुझे मारने आया था, मैंने किसी तरह अपनी जान बचाई है। आदित्य हक्का बक्का रह गया। उसने पूछा, विवेक, क्या विवेक ने ऐसा किया? नंदिनी रोते हुए बोली, हाँ, वह कह रहा था कि मुझे इस घर से निकाल देगा। देखो ये निशान। यह देखकर आदित्य का गुस्सा फूट पड़ा। उसने विवेक को बुलाकर डांटते हुए कहा, तू इतना गिर जाएगा, यह मैंने कभी सोचा भी नहीं था। विवेक ने कसम खाते हुए कहा, भैया, यह सब झूठ है, उस समय मैं माँ के साथ था। गोविंद प्रसाद जी ने भी कहा, हाँ, उस वक्त विवेक यही घर पर था। बहू शायद कोई और खेल खेल रही है। यह सुनकर आदित्य पहली बार गहरी सोच में पड़ गया। रात भर वह पत्नी की बातों और अपने परिवार की सच्चाई के बीच तुलना करता रहा। एक तरफ पत्नी के आंसू थे और दूसरी तरफ माँ बाप तथा भाई की सच्चाई। उसे याद आया कि पंचायत में भी सभी गवाह नंदिनी के खिलाफ ही बोले थे। धीरे धीरे उसके मन में पत्नी के प्रति संदेह गहराने लगा। उधर मोहल्ले में भी अब यही चर्चा होने लगी कि गोविंद प्रसाद जी की बहू बहुत चालाक है। वह खुद को पीड़ित दिखाती है, लेकिन असली अत्याचार वही करती है। अब तो उसका पति भी उस पर शक करने लगा है। देखना, सच ज्यादा दिन नहीं छिप पाएगा। यह सब सुनकर नंदिनी और भी चिढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा कि ये लोग मुझे खलनायक नायिका बना रहे हैं। अब मुझे ऐसा करना होगा कि सब फिर से मेरे पक्ष में आ जाए। इसके बाद उसने बीमारी का नाटक रचा। वह अचानक रसोई में गिर पड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कोई मुझे पानी दो। घर के सभी लोग दौड़ पड़े। डॉक्टर को बुलाया गया। जांच के बाद डॉक्टर ने कहा, इन पर मानसिक तनाव बहुत अधिक है।
इन्हें प्यार और सुकून की जरूरत है। डॉक्टर के जाते ही नंदिनी ने तुरंत आदित्य का हाथ पकड़कर कहा, देखो, मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अगर हम अलग रहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा। आदित्य गहरी सोच में डूब गया। उसी रात शारदा देवी मंदिर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करने लगी। हे प्रभु, मेरे बेटे की आंखें खोल दीजिए, मेरी बहू की चालाकियों का पर्दाफाश कर दीजिए। मैंने जीवन भर किसी का बुरा नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों दे रहे हैं? उनकी आंखों में बहते आंसू मानो भगवान से संवाद कर रहे थे। कुछ दिनों बाद आदित्य ने अनजाने में नंदिनी को अपनी सहेली से फोन पर बात करते हुए सुन लिया। वह हंसते हुए कह रही थी, मैंने कितना अच्छा नाटक किया, गिरने का ड्रामा करके सबको बेवकूफ बना दिया। अब तो आदित्य भी मेरी बात मान जाएगा। यह सुनते ही आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके दिल को गहरी चोट पहुंची। पहली बार उसे पूरा विश्वास हो गया कि उसकी माँ और भाई सच कह रहे थे। पत्नी की बातें सुनकर उसका दिल बैठ गया। वह सोचने लगा, जिस औरत को मैंने सिर पर बिठाया उसी ने मुझे अंधा बना दिया। उसने मुझे माँ बाप और भाई से दूर कर दिया और मैं कितना बड़ा पापी निकला कि अपने माँ को ही गलत समझता रहा। उस रात आदित्य की आंखों से नींद पूरी तरह गायब थी। वह सारी रात करवटें बदलता रहा। अगले दिन उसने तय किया कि अब वह केवल माँ बाप की बातों पर भरोसा नहीं करेगा, बल्कि खुद सच्चाई के सबूत जुटाएगा। उसने दुकान से एक छोटा सा रिकॉर्डर खरीदा और घर के कई स्थानों पर छिपाकर रख दिया। बैठक, रसोई और अपने कमरे के एक कोने में। उसने मन ही मन सोचा, अगर मेरी शंका सच है तो अब सबूत खुद बोलेंगे। कुछ ही दिनों में रिकॉर्डर में ऐसी बातें कैद हो गई जिन्होंने आदित्य को भीतर तक हिला दिया। नंदिनी बार बार अपनी सहेली से कहती, बूढ़ी औरत अब तेरे चलने वाली नहीं है। वह आगे कहती, जो मैं कहूंगी वही होगा। इसके बाद वह विवेक को धमकाते हुए कहती, अगर मैंने पुलिस में फोन कर दिया तो तेरा पूरा करियर बर्बाद हो जाएगा। एक दिन वह अपनी सहेली से हंसते हुए कह रही थी, ये लोग मुझे सीधी सादी समझते हैं, लेकिन असल में मैं ही सबको अपनी अंगुलियों पर नचाती हूँ। उसी रात आदित्य ने अकेले बैठकर रिकॉर्डर की सारी रिकॉर्डिंग सुनी। उसका माथा पसीने से भीग गया। वह बार बार बुदबुदा रहा था, मैं कितना अंधा था, मेरे माँ बाप निर्दोष थे और मैं अपनी पत्नी की चाल में फंस गया। यह सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। अगली सुबह वह शारदा देवी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने न जाने कितनी बार आपको गलत समझा, आपका अपमान किया, लेकिन अब मुझे सब सच पता चल गया है। मेरी आंखें खुल गई है। शारदा देवी रोते हुए बोली, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज हो सकती है, लेकिन उनसे कभी नफरत नहीं कर सकती। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तेरे सामने सच आ गया। आदित्य ने उसी समय निश्चय कर लिया कि अब वह अपनी पत्नी का असली चेहरा सबके सामने लाकर रहेगा। उसने मोहल्ले के बुजुर्गों से कहा, आप सबको एक बार फिर पंचायत करनी होगी। इस बार मैं सच के पक्के सबूत दूंगा। सभी लोग तैयार हो गए। पंचायत वाले दिन चौपाल पर फिर से भीड़ जमा हो गई। इस बार भी नंदिनी आंसू बहाते हुए बोली, मेरी सास और देवर ने मेरा जीना हराम कर रखा है। लेकिन इस बार आदित्य ने अपनी जेब से रिकॉर्डर निकाल कर चला दिया। रिकॉर्डर से नंदिनी की तेज आवाजें गूंज उठी, बूढ़ी औरत अब तेरी चलने वाली नहीं, मैं ही सबको अपनी उंगलियों पर नचाती हूँ। पुलिस में झूठ बोलकर सबको फंसा दूंगी। यह सुनते ही पूरी पंचायत में सन्नाटा छा गया। सभी लोग हैरान रह गए। औरतें आपस में कहने लगी, हाय राम, यह तो खुद ही असली अत्याचारी निकली। पंचायत के मुखिया ने कड़क आवाज में कहा, अब किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, सच सबके सामने आ गया है। नंदिनी के चेहरे का रंग उड़ गया। वह हकलाते हुए बोली, यह सब झूठ है, यह मेरी आवाज नहीं है। लेकिन वहां मौजूद हर व्यक्ति जानता था कि वह उसी की आवाज थी। आदित्य ने भी स्पष्ट शब्दों में कहा, अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत करो नंदिनी, मैं अब अंधा नहीं रहा। नंदिनी गुस्से से चिल्लाई, लेकिन इस बार उसका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। पंचायत ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा, इस बहू ने इस घर की मर्यादा को ठेस पहुंचाई है। यदि इसे इस घर में रहना है तो इसे अपने सास ससुर से माफी मांगनी होगी और भविष्य में ऐसा व्यवहार कभी नहीं करना होगा, अन्यथा इसे अपने मायके लौट जाना चाहिए। मजबूरी में नंदिनी को झुकना पड़ा। उसे समझ आ गया कि अब उसकी चालाकियां नहीं चलने वाली। उसने सबके सामने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी गलती मानती हूँ। हालांकि उसके चेहरे पर पछतावे से अधिक गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। पंचायत के इस खुलासे के बाद पूरे मोहल्ले में चर्चा होने लगी। हर कोई कह रहा था,
इतनी चालाक औरत हमने पहली बार देखी है। बेचारी सास कितने दिनों तक चुपचाप अत्याचार सहती रही। गोविंद प्रसाद जी और शारदा देवी थोड़ी राहत मिली कि अब समाज उनके साथ खड़ा है, लेकिन घर के भीतर अभी भी तनाव बना हुआ था। नंदिनी ने सबके सामने हाथ जोड़कर माफी तो मांग ली थी, लेकिन उसके मन में बदले की आग अब भी धधक रही थी। वह मन ही मन सोच रही थी, ये लोग मुझे हरा नहीं सकते। मौका मिलते ही मैं फिर से सबको अपने बस में कर लूंगी। लेकिन इस बार आदित्य पूरी तरह बदल चुका था। उसने मन ही मन ठान लिया कि अब वह कभी भी अपनी पत्नी के झूठ पर विश्वास करके अपने माँ बाप के खिलाफ नहीं जाएगा। एक रात उसने नंदिनी से साफ शब्दों में कहा, अब या तो तुम सुधर कर इस घर को सम्मान दोगी या फिर इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। माँ बाप को दुख देने वाली पत्नी को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर नंदिनी चौंक गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका पति अब उसके इशारों पर नहीं चल रहा है। कुछ ही दिनों बाद हालत फिर बिगड़ गई। नंदिनी ने दोबारा जिद करते हुए कहा, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। या तो हम अलग घर लेंगे या फिर मैं अपने मायके चली जाऊंगी। आदित्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, ठीक है, अगर तुम्हें यहाँ रहना पसंद नहीं है तो तुम अपने मायके जा सकती हो, लेकिन मैं माँ बाप को छोड़कर नहीं जाऊंगा। यह सुनकर नंदिनी गुस्से से बिफर पड़ी। वह तमतमाते हुए अपना सामान बांधकर मायके चली गई। नंदिनी के जाने के बाद घर में वर्षों बाद शांति का माहौल लौटा है। शारदा देवी ने चैन की सांस ली। उन्होंने भगवान के सामने दीपक जलाकर कहा, हे प्रभु, अंततः आपने हमारी सच्चाई सबके सामने ला दी। अब मेरा बेटा भी मेरी बात समझ गया। गोविंद प्रसाद जी ने भी पत्नी का हाथ थामकर कहा, देखा, सत्य ही हमेशा जीत होती है। विवेक ने कहा, माँ, अब मैं पढ़ाई पूरी करके जल्द ही नौकरी करूंगा ताकि आपको और पापा को किसी भी चीज की कमी न रहे। माँ ने बेटे को गले लगाकर आशीर्वाद दिया। आदित्य अक्सर माँ के चरणों में बैठकर कहता, माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए, लेकिन अब से मेरी जिंदगी का एक ही मकसद होगा, आपकी सेवा करना। शारदा देवी मुस्कुराते हुए कहती, बेटा, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है। मैं तुझे कभी दोस्त नहीं देती। तू सुधर गया, यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। मोहल्ले के लोग इस पूरे किस्से को एक सीख की तरह देखने लगे। हर कोई कहता, सास पर अत्याचार करने वाली बहू का अंत कभी अच्छा नहीं होता, और जो बेटे आंख मूंदकर अपनी पत्नी की हर बात मान लेते हैं, वे भी एक दिन सच्चाई का सामना करते हैं। इस पूरी घटना ने यह साबित कर दिया कि सच चाहे देर से सामने आए, लेकिन झूठ की उम्र लंबी नहीं होती। बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहनशीलता ही परिवार की असली ताकत है। एक औरत घर को स्वर्ग भी बना सकती है और नरक भी। यह उसके स्वभाव पर निर्भर करता है। नंदिनी अपने मायके में बैठी अब भी अपनी हार को पचा नहीं पा रही थी, लेकिन गोविंद प्रसाद जी का घर अब शांति और सुकून से भर गया था। शारदा देवी के चेहरे पर वर्षों बाद मुस्कान लौट आई थी। आदित्य और विवेक दोनों अब अपने माँ बाप के साथ मिलकर घर को संवारने लगे। अंततः सच की जीत हुई और अत्याचार का अंत हुआ। तो यह थी आज की कहानी। आपके हिसाब से असली गलती किसकी थी, नंदिनी की या आदित्य की? कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। तो फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।